यार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए और जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो डेली इवनिंग में हम लोग पॉलिटी की क्लास करते हैं और अगर आप लोग डेली ये जो क्लास होती है, अगर आप रेगुलर आप इस क्लास को देखते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और बहुत सारे प्रश्न आपके लिए यहाँ से इस सेशन से बनने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जल्दी से जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास को। पहला पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 3 विषय होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं कि कौन सा विषय राज्य सूची का है, कौन सा विषय संघ सूची का है, या फिर कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो ये पहला प्रश्न आपके सामने है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर, बैंकिंग और बीमा निगम कर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन संख्या आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखेंगे। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करें तो 3 सूचियों का उल्लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक चीजों को देखते चलिए, सुनते चलिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और एक बार जब भी आपको समय मिले तो समय निकाल करके इन चीज़ों को आप क्या करेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। और जब भी आपको समय मिले तो एग्जाम से पहले एक बार चीज़ों को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आप देखोगे 3 सूचियों का उल्लेख है, ठीक है। कौन कौन सी, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है, ठीक है। शक्ति विभाजन किया गया है, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर आपसे पूछा जाए ये जो शक्ति विभाजन है, ठीक है, ये कौन सी अनुसूची में है, तो क्या आंसर करोगे, तो 7वीं अनुसूची में, ठीक है। कहाँ पर, तो 7वीं अनुसूची में शक्ति विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ पर एक बार आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक बार आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से विषय हैं और ये विषय कौन सी सूची में आते हैं। तो जिन चीज़ों को हाईलाइट करता चल रहा हूँ, अंडरलाइन करता चल रहा हूँ, उनको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर किसको, तो राज्य सूची को आप देखो। राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, ठीक है, किसके अंतर्गत, तो आप सबसे पहले देखो राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो कौन कौन से आएंगे, तो राज्य सूची के अंतर्गत देखो, एक तो पुलिस आता है, ठीक है, पुलिस प्रशासन हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भूमि सुधार है, ठीक है, भूमि सुधार है, प्रति व्यक्ति कर है, प्रति व्यक्ति कर है, कृषि है, गैस है, ये सब क्या हो रहा है, तो ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग संघ सूची की बात करें तो संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो संघ सूची के अंतर्गत देखो विदेशी मामले हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रेडियो हो गया, ठीक है, टेलीविजन हो गया, ठीक है। बैंकिंग आप याद रखिएगा, बैंकिंग आपसे पूछा जाता है, बीमा पूछा जाता है, जनगणना पूछा जाता है, निगम कर पूछा जाता है। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण है जो आपसे पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। ये 4 के चारों आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके 4 के चारों संघ सूची के विषय हैं, ठीक है। समवर्ती सूची की अगर हम लोग बात करें, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन आएगा, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत विद्युत आएगा, वन आएगा। वन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वन आपसे पूछा जाता है, तो याद रखेंगे वन जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी आपसे पूछा गया है, तो जनसंख्या नियंत्रण भी याद रखेंगे, समवर्ती सूची का विषय है। परिवार नियोजन, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये दोनों पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे ये समवर्ती सूची का विषय, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक नियोजन और गोद लेना, तो ये सब क्या है, समवर्ती सूची का विषय। तो आप इन सारी चीजों को याद रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट आपसे प्रश्न बन जाता है कि कौन सा संघ सूची का विषय है, कौन सा राज्य सूची का विषय है, कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, तो इस प्रश्न को आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है, विशेष ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है। देखो प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मनी बिल,
धन विधेयक मनी बिल को हम लोग और क्या करते हैं तो धन विधेयक कहते हैं। तो धन विधेयक मनी बिल से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 113। तो आंसर क्या कर देंगे, तो आप आंसर कर दोगे अनुच्छेद 110 जो है ये मनी बिल धन विधेयक से संबंधित है। ठीक है, क्या है तो अनुच्छेद 110 मनी बिल या फिर कहें धन विधेयक से संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है, अनुच्छेद 110 में क्या किया गया तो धन विधेयक का प्रावधान किया गया। ठीक है, क्या किया गया तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान किया गया। अच्छा, धन विधेयक की अगर हम लोग बात करें तो धन विधेयक को आप याद रखेंगे कि ये हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया था। ठीक है, कहाँ पर तो धन विधेयक लोकसभा में ही पहले क्या होता है प्रस्तुत किया जाता है, कभी भी राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। और याद रखेंगे जो धन विधेयक है इसको राज्यसभा सिर्फ 14 दिन रोक करके रख सकती है। राज्यसभा को आवश्यक है कि 14 दिन के अंदर क्या करे धन विधेयक को पास कर दे। अगर राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक को पास नहीं करती है तो धन विधेयक अपने आप पास मान लिया जाएगा। तो जितनी चीजें अंडरलाइन की है वो सब महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तो सिर्फ 14 दिन रोक कर रख सकती है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख है। प्रश्न आसान है लेकिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आसान तो है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या कह रहा है तो आपसे समानता के अधिकार। तो अगर आपको मूल अधिकार नहीं याद है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स नहीं याद है तो उनको जरूर याद कर डालिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही है, समानता के अधिकार की बात हो रही है, क्या आंसर करोगे अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 25-28 या फिर अनुच्छेद 19 से 22। आंसर क्या कर दोगे तो आंसर कर दोगे आप अनुच्छेद 14 से 18 में राइट टू इक्वालिटी समानता के अधिकार की बात की गई। क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग वही 25 से 28 की बात करें तो 25 से 28 में आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। 23 से 24 में अगर हम लोग बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। ठीक है, क्या होगा तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया 23-24 में। और 19 से 22 में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ठीक है, कौन सा तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। क्लियर है, चलिए यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिनको आप देख लीजिए जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी देख लिए। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने विधि के सामने हर कोई बराबर है। अनुच्छेद 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति या फिर कहें मूल वंश, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भारतीय नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 15 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक नियोजन में अवसर की समानता या फिर कहें सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने में अवसर की समानता दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 17 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता या छुआछूत का विरोध करता है, अंत करता है। अनुच्छेद 18 भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कि स्वतंत्रता के जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में, तो 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से 24 में अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, तो 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो आप ये सारे अनुच्छेद याद रखेंगे, मूल अधिकार वाले सारे अनुच्छेद आप याद रखेंगे, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, शिक्षा का अधिकार, कानून के समक्ष समानता या फिर उपाधियों का। अनुच्छेद 17 अभी हम लोगों ने बात की थी और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या हो जाएगा अनुच्छेद 17 की अगर हम लोग बात करेंगे तो आंसर क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे अनुच्छेद 17 जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो अस्पृश्यता या छुआछूत से संबंधित है। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा अस्पृश्यता या छुआछूत का क्या करता है, उन्मूलन करता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कानून के समक्ष समानता, आप आंसर करोगे किसको, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। उपाधियों का अंत अगर आपसे पूछा जाए आप आंसर करोगे अनुच्छेद 18।
और शिक्षा के अधिकार की बात करेगा तो आप आंसर करोगे अनुच्छेद 21 का आंसर करोगे, या फिर कहोगे 21A आंसर करोगे। ठीक है, याद रखेंगे, ये सभी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे, संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद हमें समानता के अधिकार की बात करें तो अभी हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो कौन सा अधिकार है, तो कौन सा अनुच्छेद है जो ये अधिकार हमको दे रहा है, 14 से 18 दे रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 368 भी आप याद रखना। ठीक है, क्या करना, तो अनुच्छेद 368 भी आप याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 368 में क्या है, तो यहाँ पर संविधान संशोधन की बात की गई। ठीक है, क्या है, तो संविधान संशोधन की बात कहाँ पर, तो अनुच्छेद 368 में की गई। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ पर है, तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय महात्मा कहा है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। क्लियर है। संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया है, तो 17 अनुच्छेद 17 बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, तो अस्पृश्यता की जो प्रथा है उसके उन्मूलन पर, उसके समाप्ति पर अनुच्छेद 17 संबंधित है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेगा। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें समानता की परिभाषा को परिभाषित किया गया है, समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया, क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अक्टूबर 2020 तक, हालांकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछे जा सकते हैं, बाकी पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। फिलहाल यहाँ पर प्रश्न आपके सामने आया तो यहाँ पर देख लेते हैं। आपसे कह रहा है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद अक्टूबर 2020 तक अगर हम लोग बात करें तो कुल जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, तो 448 थी। आज तो अनुच्छेदों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करें तो अगर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो संविधान है उसको स्वीकार किया गया, तो संविधान को याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया है। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो अनुसूचियों की संख्या बढ़ करके 12 हो गई है, और गणना की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो गणना की दृष्टि से भाग की संख्या 2500 हो गई है। ठीक है, और 450 प्लस अगर हम लोग बात करें 470 अनुच्छेदों की संख्या हो गई है। मूल रूप से अगर हम लोग अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 395 ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसमें कितने अध्याय थे, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भारतीय संविधान, जो संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, उसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने, तो उसमें 22 भाग थे। ठीक है, कितने, 22 भाग थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। भारतीय संविधान के लागू होने के समय मूलतः इसमें कितने अनुच्छेद थे, तो जो संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसमें अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपसे क्या कह रहा है, तो उसमें आपसे मूलतः पूछ रहा है कितने अनुच्छेद थे। आंसर कर दोगे 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, मूलतः कितने, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही महत्वपूर्ण सा ये प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, जिन चीज़ों पर टिक कर रहा हूँ, ठीक है, जिन चीज़ों पर टिक कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, स्टार कर रहा हूँ, तो उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, सर्कल कर रहा हूँ तो वो सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे क्या करा है, कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। आंसर कर दोगे आप, आंसर कर दोगे किसको, अनुच्छेद 29 को। ठीक है, अनुच्छेद 29 जो है ये अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा करने से संबंधित है। आपको पता है अनुच्छेद 29, यहाँ पर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। आपको पता है अनुच्छेद 29 अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में क्या है, तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, और ये शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है ये अल्पसंख्यक वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों को क्या करता है कि रक्षा करता है, उनके अधिकारों को
सुनिश्चित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ और अधिकार हैं जिनको आपको याद रखना है। क्या कह रहा है यहाँ पर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 26 कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता की। आप किसी भी जिस धर्म से जुड़े हैं तो उससे उस धर्म से जुड़े हुए कार्यों को करने, उनके प्रबंधन करने की स्वतंत्रता आपको 26 में दी गई है। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के, अगर हम लोग बात करें तो क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब कि अगर आप धार्मिक दृष्टि से कोई कार्य कर रहे हैं तो उस पर भारत सरकार टैक्स नहीं लगाती, उस पर टैक्स नहीं लेगी। ठीक है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है कि जो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, क्या होगा? तो जो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान है या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान है वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। कारण क्या है? क्योंकि हमने प्रस्तावना में ही कहा है कि हमारा जो स्वरूप है वो कैसा है? पंथ निरपेक्ष है, हमारा अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक, आगे बढ़िएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्न में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 29 के संदर्भ में बात हो रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 29 अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी कर दोगे। जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनके हितों की रक्षा करता है ये अनुच्छेद 29। क्या हो जाएगा? तो अल्पसंख्यक वर्गों के जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनकी भाषा, सभ्यता, संस्कृति को सुरक्षित करने का काम करता है अनुच्छेद 29। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40, 41, 42, 43। तो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या है अनुच्छेद 40। हालांकि आपको ये सारे अनुच्छेद याद होने चाहिए, नीति निदेशक तत्व के सारे अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो अनुच्छेद 40 होगा। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो नीति निदेशक तत्व हैं वो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए निर्देशित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाकी अनुच्छेद भी देख लेते हैं। सारे अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, आपको सारे के सारे अनुच्छेद याद होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? तो सारे के सारे अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। अनुच्छेद 40 क्या कर रहा है? तो ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दे रहा है। अनुच्छेद 41 की अगर हम लोग बात करें तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 41 जो है वो आपकी योग्यता, आपकी कार्य क्षमता के अनुसार आपको क्या हो रहा है? तो रोजगार प्राप्त करने का अधिकार दे रहा है। अनुच्छेद 42 की अगर हम लोग बात करें तो जो प्रसूति महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कार्यस्थल पर विशेष सुविधा उपबंध करने की बात करता है। और अनुच्छेद 43 में अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात की जा रही है। ठीक है, अगर आपसे मनरेगा पूछा जाए तो मनरेगा इसी अनुच्छेद 43 में आएगा। ठीक है, अनुच्छेद 43 के तहत जो कुटीर उद्योग है तो उनको प्रोत्साहित करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया गया। तो ये चार के चारों अनुच्छेद आपके लिए क्या है? तो ये चार के चारों अनुच्छेद जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर डालेंगे, रट डालेंगे। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? ठीक है, क्या कह रहा है? तो उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करने का काम कौन सा अनुच्छेद करेगा? आंसर कर दोगे आप आंसर संख्या डी। ठीक है, कौन सा? तो अनुच्छेद 18। ठीक है, कौन सा? तो अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों का अंत सुनिश्चित करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर भी ये चार अनुच्छेद हैं, मूल अधिकार से संबंधित है। और मूल अधिकार नीति निदेशक तत्व में जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद किए हैं तो मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व को अच्छे से पढ़ लें और यहाँ से सारे के सारे अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 25 आपसे कह रहा है कि आपको किसी भी धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, आप किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं। अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी, बलात्, श्रम, बंधुआ मजदूरी, देह व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगा रहा है। ठीक है, मानव के जो व्यापार हो रहा है, दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगा रहा है। अनुच्छेद 22 अगर हम लोग बात करें तो आपको गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 22। और अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया। ठीक है, ये चारों अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीति निदेशक तत्व याद रखना। अगर आपने भाग तीन में आपका मूल अधिकार है, और भाग 4 की अगर हम लोग बात करें तो भाग 4 में आपका नीति निदेशक तत्व है। भाग 3 और 4 के सभी अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। अगर इसको आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली, क्योंकि आप एग्जाम में इस 2 टॉपिक से गारंटी के साथ प्रश्न बनते हैं। यहाँ से सारे अनुच्छेद आपको याद कर डालने हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए? तो पंचायतों की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? तो पंचायतों की बात कर रहा है, तो महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान किए गए? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, ठीक है। क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। अनुच्छेद 243 में आपको पता है कि जो पंचायत है, पंचायत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो पंचायतों का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो आप आंसर करोगे भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो भाग 9 में अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत, तो आप आंसर करोगे अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों का प्रावधान किया गया। और कहाँ पर पंचायतों का प्रावधान किया गया? तो आप आंसर करोगे कहाँ पर? और अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर पंचायतों का प्रावधान किया गया, तो आप आंसर करोगे अनुच्छेद 40 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 243 दोनों ही जगहों पर पंचायतों के गठन की बात की गई है। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद देखो, यहाँ पर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 21 आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या करेंगे? तो अनुच्छेद 21 आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। जीवन का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 के तहत है। अनुच्छेद 243 की बात करें, अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत एवं नगर पालिका के गठन से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलो, यहाँ पर हम लोग अनुच्छेद 51 की बात करें तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि मूल कर्तव्यों की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? तो अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 51 जो है, तो ये क्या हो रहा है? तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 51 क्या कर रहा है? तो अनुच्छेद 51 जो है ये मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया? ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका जो संविधान है तो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। तो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि क्या किया गया? बल्कि उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया। ये बात और है कि हम लोग बोलचाल की भाषा में उसे बजट कहते हैं। तो संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो आंसर क्या कर दोगे? तो आंसर कर दोगे अनुच्छेद 112, ठीक है। कहाँ पर? अनुच्छेद 112 में इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 112 में ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया जा सकता है? राष्ट्रपति से, अगर आपने अनुच्छेदों को नहीं पढ़ा है तो राष्ट्रपति से भी आप अनुच्छेद देख लीजिए। राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और राष्ट्रपति वाले टॉपिक से भी क्या हो जाता है, तो आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। तो राष्ट्रपति वाला भी टॉपिक आपको देखना है। आपसे क्या कह रहा है? तो देखो, अगर आपसे पूछा जाए अंतरराज्य परिषद का गठन कौन करता है, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराज्य जो परिषद है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो अंतरराज्य परिषद है तो इसका गठन कौन करता है, तो आप आंसर करोगे राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे भी प्रश्न बन जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि अंतरराज्य परिषद जो है तो इसका गठन कौन करते हैं, तो आप आंसर करोगे राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद कह दोगे 263। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषद का गठन कर सकते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, तो ये आप याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्य परिषद। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आपसे क्या कह रहा है? आपसे फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा है, वित्तीय आपातकाल की बात कर रहा है। तो वित्तीय आपातकाल आपको किस अनुच्छेद के तहत देखने को मिलेगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, आंसर कर दोगे अनुच्छेद 263,
सॉरी 360 में, ठीक है। कहाँ पर, तो अनुच्छेद 360 में आपको वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए फाइनेंशियल इमरजेंसी किस देश से ली गई है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल किस देश से लिया गया है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे अमेरिका, ठीक है। क्या करोगे, तो अमेरिका आंसर कर दोगे, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ आपातकाल पूछा जाए, अगर आपसे सिर्फ आपातकाल पूछा जाए तो आंसर क्या करोगे, तो आपातकाल आपसे सिर्फ पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे जर्मनी। लेकिन जब आपसे फाइनेंशियल पूछा जाए, जब आपसे फाइनेंशियल इमरजेंसी पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे अमेरिका। किस अनुच्छेद में, 360 में, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले किस भाग में, किस भाग में उल्लेख है, तब आंसर क्या करोगे, ठीक है। क्या आंसर करोगे, तब आंसर करोगे भाग 18 में, ठीक है। कहाँ पर, तो भाग 18 में क्या है, तो भाग 18 में आपात उपबंधों का प्रावधान किया गया, ठीक है। कहाँ पर, तो भाग 18 में आपात उपबंधों का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो जितनी चीजों का अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, जिन चीजों को सर्कल कर रहा हूँ उनको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो आज ही के सेशन में आप लोगों को बताया था, आज ही के सेशन में आप लोगों को ये प्रश्न बताया था और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 368 से आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो 368 में क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे संविधान संशोधन का प्रावधान, ठीक है। किसका, तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। आपसे पूछा जाए कि जो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये हमने किस देश से ली है, तो आप आंसर करोगे दक्षिण अफ्रीका से ली है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया, तो आप आंसर करोगे दक्षिण अफ्रीका से लिया, ठीक है। और आपसे पूछा जाए संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में, आपसे भाग पूछा जाता, आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे भाग 20 में, ठीक है। कहाँ पर, तो आप आंसर करोगे भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो आपको इसे क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है कि जो अनुच्छेद 368 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये संविधान के संशोधन से संबंधित है, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज, ये संविधान के भाग 20 में है, ठीक है। याद रखेंगे कहाँ पर है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया, तो दो चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान भाग 20, आपसे भाग 20 पूछ रहा है, तो भाग 20 पूछ रहा है तो सारी बात ही खत्म होगी। आपको पता है जो भाग 20 है ये किससे, जो भाग 20 है ये संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। क्या है, तो आपको पता है कि जो भाग 20 है वो किससे, तो वो संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। और आपसे क्या कह रहा है, भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन, यहाँ पर कई भी राज्य संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित किया गया किस अनुच्छेद में, तो आंसर कर दोगे 368 में। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कुल कितने भाग थे, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे, ठीक है। जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे 25 भाग हैं, ठीक है। कुल 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ठीक है अगर हम लोग बात करेंगे तो 22 भाग तो है मूल, लेकिन गणना की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 भाग हो जाएंगे। अनुसूचियों की संख्या अगर हम लोग बात करेंगे 12 हो जाएगी, और यहाँ पर आपसे 295 कह रहा है, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका होना चाहिए कितना, यहाँ पर गलत दिया है, यहाँ पर आपका गलत दिया है। यहाँ पर कह रहा है परिणाम स्वरूप वर्तमान में कुल 295 अनुच्छेद है। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें लगभग 470 अनुच्छेद है, ठीक है। कितने, 470 अनुच्छेद है, और यहाँ पर होना चाहिए आपका 25 भाग, ठीक है। कितने, तो 25 भाग, ठीक है। कितने, 25 भाग और 12 अनुसूचियां, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में अगर हम लोग बात करें कौन से अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। विधान परिषदों के गठन के लिए आपसे पूछा जाए कौन सा अनुच्छेद है विधान परिषदों के गठन के लिए, बताओ क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या आप आंसर कर दोगे बी आंसर कर दोगे। तो विधान परिषदों का गठन करना हो या फिर विधान परिषदों का उन्मूलन करना, उन्मूलन का मतलब समाप्त करना हो, तो विधान परिषदों का गठन करना हो या उन्मूलन करना हो, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद
69 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 169। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों के विधान परिषद, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, विधान परिषद के गठन या विघटन करने का अधिकार है। विघटन मतलब समाप्त करना। ठीक है, तो अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषदों की स्थापना भी की जा सकती है और उनका विघटन भी किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 169 जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये मैं कई बार करा चुका हूँ, आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट होती जो क्या होता है, एक मिनट, क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे जो क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, कौन होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, उनके प्रवर्तन के लिए क्या करता है, तो रिट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो आप आंसर कर दोगे अनुच्छेद 232 के तहत। ठीक है, यही प्रश्न अगर आपसे हाई कोर्ट के संदर्भ में पूछा जाता है कि हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है, तब आप आंसर क्या करते हैं? तब आप आंसर करते हैं अनुच्छेद 226 कर देते। ठीक है, क्या कर देते? तब आप आंसर अनुच्छेद 226 कर देते। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही बात कही गई है कि अनुच्छेद अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो उच्चतम न्यायालय है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट को जारी कर सकती है। ठीक है, याद रखिएगा 5 तरह की रिटें जारी करती है, नाम भी आपको याद होनी चाहिए कौन कौन से होंगे। तो एक तो होगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण होना। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एक तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, अब तो आपका परमादेश हो जाएगा। तीसरा अगर हम लोग बात करें प्रतिषेध हो जाएगा। चौथा अगर हम लोग बात करें वो तो प्रेषण हो जाएगा। और पांचवा अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो अधिकार परीक्षा हो जाएगा। तो ये 5 तरह की रिटें अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, मूल अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से जारी की जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 में, जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, प्रवर्ती और विशिष्ट अधिकार प्रदान किए जाने का प्रावधान है, के तहत विशेष दर्जा दिया गया? तो आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है अनुच्छेद किसकी बात कर रहा है, तो भाग की बात कर रहा है, भाग 21 है। अनुच्छेद क्या कह रहा है, तो अनुच्छेद 371 कह रहा है, और कह रहा है कौन से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया गया, नहीं पूछ रहा है। तो नहीं क्या हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ये प्रश्न लास्ट सेशन में भी हम लोग कई बार कर चुके हैं। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को इस प्रश्न को कई बार दिखाया है, कई बार कराया है। लास्ट सेशन आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आप देखोगे संविधान के भाग कहाँ पर, तो संविधान के भाग 21 में, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 371 में, ठीक है, क्या किया गया, तो विशेष प्रावधान किया गया और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा नहीं प्रदान किया गया। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची के संदर्भ में, अब ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम लोग इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अच्छा देखो, अगर हम लोग बात करें, कुछ ऐसे टॉपिक है ना जिनको आपने अगर नहीं पढ़ा है तो इनको आप अच्छे से पढ़ डालो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे देखो, अगर आपसे संविधान के भाग नहीं पढ़े हो, संविधान की अनुसूचियां अगर आप नहीं पढ़े हो, संविधान के भाग हो गए, संविधान की अनुसूचियां हो गई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें संविधान के जो स्रोत हैं, तो स्रोत अगर आप नहीं पढ़े हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, भाग अनुसूची तो हो ही गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा क्या होगा, तो जैसे आपने प्रस्तावना नहीं पढ़ा, ठीक है, आपने प्रस्तावना नहीं पढ़ा, आपने मूल अधिकार नहीं पढ़ा, ठीक है, क्या किया, तो आपने मूल अधिकार वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, या फिर आपने नीति निर्देशक तत्व वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, या फिर आपने राष्ट्रपति और संसद नहीं पढ़ा है, ठीक है, राष्ट्रपति और संसद नहीं आपने पढ़ा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ डालिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है
क्या कह रहा है, तो आपसे दूसरी अनुसूची पूछ रहा है। अब आपको भाग और अनुसूचियां तो याद होनी चाहिए। तो दूसरी अनुसूची में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो अनुसूची 1 में जो है संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है, और दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी अनुसूची में मैंने आप लोगों को बताया वेतन भत्ता। ठीक है, क्या किया गया है, तो दूसरी अनुसूची में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या किया गया है, तो वेतन भत्ता की बात की गई है। आप यहाँ पर देखोगे क्या है, तो यहाँ पर वेतन की बात करिए, अनुसूची 2 में वेतन है। ठीक है, 3 में अगर हम लोग बात करेंगे, 3 में क्या है, शपथ है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जो है वो 1 में है, और राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो 4 में है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वेतन भत्ता आपका 2 में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, अनुसूची 2 में। ठीक है, क्या किया गया है, किसका उल्लेख है, तो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये चारों याद होनी चाहिए। ठीक है, अनुसूची 1, 2, 3, 4 सारे याद। वैसे तो आपको 12 की 12 अनुसूची याद होनी चाहिए। ठीक है, 12 की 12 अनुसूची आपको संशोधन के साथ याद होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, मैंने आप लोगों से बताया कि अगर राष्ट्रपति वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से, राष्ट्रपति और संसद वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो उसको आप पढ़ डालिए, आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। आपसे क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से डायरेक्ट एक प्रश्न बन सकता है, एक प्रश्न डायरेक्ट बन सकता है कि अध्यादेश कौन जारी कर सकता है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे राष्ट्रपति जारी करेंगे। कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत जारी करेंगे, तो आप क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे, अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, कितने, तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। कौन, राष्ट्रपति महोदय 123 के तहत क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और आप याद रखिएगा कि जो राज्यपाल होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं वो भी अध्यादेश जारी करते हैं। और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, आप आंसर करोगे अनुच्छेद 213 के तहत। इसके तहत राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश को जारी करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोनों आपको याद रखना है, 123 और 213। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो क्या हो जाएगा, तो कौन सा अनुच्छेद है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका मूल अधिकार से है। और आपको बताया है मैंने ना कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां, संविधान के स्रोत। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कर रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको पता है अनुच्छेद कहाँ पर है, तो आप आंसर कर दोगे अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 23 और 24 में। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ अनुच्छेद दिए गए जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको ये सारे याद होने चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे, सारे के सारे याद होने चाहिए। अनुच्छेद 23 की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बलात्, श्रम को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका उल्लंघन अपराध होगा और आपको सजा भी मिल जाएगी। अनुच्छेद 24 की हम लोग बात करें, अनुच्छेद 24 के तहत जो 14 वर्ष, ठीक है कितने, तो जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में, खान में या फिर ऐसे स्थानों पर नहीं लगा सकता जहां उनके जीवन को, स्वास्थ्य को खतरा हो, तो वहां पर उनको काम नहीं कराया जा सकता। अनुच्छेद 21 आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 19 को आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है, तो विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दे रहा है। ठीक है, याद रखेंगे, तो ये चार के चारों अनुच्छेद आप याद रखोगे, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A का किस वर्ष जोड़ा गया? अच्छा, ये प्रश्न हम लोग लास्ट सेशन में कर चुके हैं, लास्ट सेशन में कर चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो ये अनुच्छेद 35A है तो इसका संबंध किससे था, इसका संबंध किससे था, अनुच्छेद 35A का संबंध किससे था, तो आप आंसर करोगे जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग थे तो उन्हें विशेष नागरिकता, विशेष प्रावधान प्रदान करता था ये अनुच्छेद 35A। ठीक है, अगर हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो अनुच्छेद 35A जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को विशेष नागरिकता प्रदान करता था, विशेष अधिकार प्रदान करता था। हालांकि ये विशेष समाप्त कर दिया गया। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि इसे जोड़ा कब गया था, याद रखेंगे इसे जोड़ा गया है कब, 1954 में। ठीक है, कब, तो इसे
देखो यहाँ पर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 35A को वर्ष 1954 में जोड़ा गया था। जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 का विस्तार है। तो अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A इन दोनों का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से था, ठीक है। और अनुच्छेद 35A क्या कर रहा है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के जो अस्थायी निवासी थे तो उनको परिभाषित करने के लिए क्या कर रहा था? तो विशेष अधिकार प्रदान कर रहा था, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसर की समानता? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के सेशन में हम लोगों ने किया भी था, ठीक है। आपसे क्या करा? तो कौन सा अनुच्छेद है जो सरकारी नियोजन के लिए अवसर की समानता या फिर कहें सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए अवसर की समानता उपलब्ध करा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए अवसर की समानता की गारंटी प्रदान कर रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है। क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर दोगे अनुच्छेद 16 कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे? अनुच्छेद 16 कर दोगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पर आप याद रखना, आपको अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको ये सारे अनुच्छेद याद होने चाहिए। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 समानता के अधिकार के अंतर्गत ये सब आते हैं और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चार के चारों अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर? तो वही प्रश्न फिर से आपसे पूछा गया है, तो क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, अनुच्छेद 16 कर दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16 कर दोगे, ठीक। आगे बढ़ेगा, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है? ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है आपके लिए और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो राइट टू एक्सप्रेशन, अगर हम लोग बात करें तो विचार अभिव्यक्ति या अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता जो है ये कौन सा अनुच्छेद आपको दे रहा है? तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है, जिसमें से विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी एक स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 19 आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो रहा है आपसे, क्या कह रहा है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जा सकता है? क्या आंसर कर दिएगा? तो करेक्ट आंसर आप लोग क्या करोगे? करेक्ट आंसर कर दोगे अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। कौन से? तो अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया सकता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। क्या आंसर करोगे? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है और इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करें तो संसद के संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 108 में है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो संयुक्त अधिवेशन है ये बुलाता कौन है? तो यहाँ पर ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो आप आंसर करोगे राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो संयुक्त अधिवेशन जो है ये बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आप आंसर करोगे लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, इसकी जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसको बुलाया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। क्लियर है? ये याद रखेंगे, ये सारी चीजें जो आप लोग को बताया, ठीक है। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिकार अधिक्षेत्रों की सूची? देखो यहाँ पर अनुसूची से यह प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर अनुसूची से यह प्रश्न पूछा गया और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको 12 की 12 अनुसूचियां याद होनी चाहिए। आपसे अनुसूची से प्रश्न पूछा गया, आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि किस अनुसूची में, अगर हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की, किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आप आंसर कर दोगे पहली अनुसूची। पहली ही अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। पहली ही अनुसूची में कहा गया है कि भारत जो है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ये बात कहाँ पर? तो ये पहली अनुसूची में ही बात की गई है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक।
चलो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बाकी कुछ अनुसूचियां भी हैं जिनको आप देख लो। ठीक है, यहाँ पर बाकी कुछ और भी अनुसूचियां हैं जिनको आप देख लो। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में क्या है, तो मान्यता प्राप्त भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, क्या है, तो मान्यता प्राप्त भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाए पहले कितनी भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, तो पहले 14 भाषाएं थी। ठीक है, पहले कितनी भाषा थी, तो 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। ठीक है, इसी तरीके से आपको 12वीं अनुसूची भी याद रखना है। 12वीं अनुसूची में अगर हम लोग बात करें नगर पालिका या शहरी स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है और इसमें कुल 18 विषय प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर पालिका या शहरी स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है और इसमें कितने, इसमें 18 विषयों का उल्लेख किया गया, याद रखेंगे। ठीक है, पहली अनुसूची मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि पहली अनुसूची क्या कहती है, तो पहली अनुसूची कहती है कि पहली अनुसूची क्या कहती है, पहली अनुसूची कहती है कि भारत जो है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, 5वीं अनुसूची भी आपको याद रखना है। 5वीं अनुसूची में क्या है, तो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? दूसरे शब्दों में अगर कहें तो राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो किसी भी राज्य में जब संवैधानिक प्रणाली विफल हो जाती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और यही आपसे पूछा जा रहा है, डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन ना पूछ करके आपसे ऐसे पूछा जा रहा है, आपको घुमाया जा रहा है, आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर हम लोग बात करें तो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत क्या है, तो आपात उपबंधों का प्रावधान किया गया और 356 में अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करें, ये तीनों अनुच्छेद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों अनुच्छेद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल अगर हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 360, तीनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान दिया गया? तो क्या आंसर करेंगे, तो अनुच्छेद 336 की बात करेंगे। अनुच्छेद 336 के तहत अगर हम लोग बात करेंगे तो जो आंग्ल भारतीय होते थे, जो एंग्लो इंडियन होते थे, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान की बात की गई थी। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन होते थे, जो आंग्ल भारतीय होते थे, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करने की बात की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आप लोगों ने मूल अधिकार अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मूल अधिकार पढ़ा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार, निदेशक तत्व, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, या फिर कहेंगे इसी को हम लोग प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये आपको अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या फिर कहेंगे जीवन के अधिकार की सुरक्षा की बात की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 के तहत आपको विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, 22 के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण और 20 के तहत अगर हम लोग बात करेंगे तो अपराध दोष के संदर्भ में संरक्षण का अधिकार। तो 20, 19, 22 सारे मूल अधिकार आपके लिए महत्वपूर्ण है, सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के संदर्भ में किसका वर्णन किया गया? अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ ये अनुच्छेद है और राष्ट्रपति वाला चैप्टर भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जो है वो अपने कर्तव्यों से या फिर जिस भी मामले पर राष्ट्रपति के द्वारा सूचना मांगी गई हो उस संदर्भ में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या करते हैं, अवगत कराते हैं। ठीक है, मान लीजिए राष्ट्रपति किसी मामले पर प्रधानमंत्री से सूचना मांगता है तो अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री क्या करेंगे, उस सूचना, उसके संदर्भ में सूचना जो है वो राष्ट्रपति को या फिर उससे संबंधित जानकारी जो है वो राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51, तो अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है? ठीक है, बार बार बता रहा हूं हम लोगों को, मूल अधिकार, निदेशक तत्व, ठीक है, संविधान के स्रोत, प्रस्तावना, भाग, अनुसूचियां, राष्ट्रपति, संसद,
ये सब टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप उनको पढ़ डालो, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न बनता है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे एक प्रश्न कह रहा है अनुच्छेद 36 से 51 में क्या हो जाएगा। तो 36 से 51 में आपको पता है क्या है, तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व हमने लिया कहाँ से, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे आयरलैंड से। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया है, आप आंसर कर दोगे आयरलैंड से लिया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्वों में भी, अगर हम लोग बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं जिनको आप एकदम रट डालो, गारंटी के साथ यहाँ से प्रश्न बनेगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन, दुधारू पशु जो है तो उनकी सुरक्षा के लिए बात की गई। अनुच्छेद 48 पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बात की गई। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए बात की गई। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र रूप से कार्य करने का निर्देश दिया गया। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि या फिर वैदेशिक मामलों से संबंधित है। ये सारे अनुच्छेद आपको याद करने, ठीक है, ये सारे अनुच्छेद आपको याद करने हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या ये अनुच्छेद 66। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 66। अगर आपसे पूछा जाए कि जो उपराष्ट्रपति हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके पद का प्रावधान कहाँ पर है, क्या आंसर करोगे, अनुच्छेद कहाँ पर, तो अनुच्छेद 63 में। ठीक है, कहाँ पर, तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। ठीक है, कहाँ पर, तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर देखो अनुच्छेद 66 जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। देखो ये जो सेशन करा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान से सुन लो, यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से सुन लो कि ये मत सोचो कि ये प्रश्न जो है आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया है तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। देखो पॉलिटी का सिलेबस सेम होता है और ये जो प्रश्न करा रहा हूँ ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगर इन जो ये डेली मैं जो ये सेशन करा रहा हूँ आपको, पॉलिटी का जो ये डेली मैं सेशन करा रहा हूँ, अगर ये डेली आप ये सेशन देख रहे हो ना, तो फिर आप देखना कि आप जब एग्जाम दोगे ना तो फिर आप देखोगे कि ये जो सेशन आपने रेगुलर देखा है तो ये कितना हेल्पफुल हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस पॉलिटी के सेशन में जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिस दिन आप एग्जाम दे करके निकलोगे ना उस दिन आप देखोगे कि पॉलिटी का ये सेशन जो आप रेगुलर देख रहे थे ये कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए रहा है। तो इसको मिस न कीजिए, इसको रेगुलर आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मैं कराता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात् श्रम के रोकथाम से संबंधित है। यहाँ पर यातायात नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए मानव के व्यापार होना चाहिए। ठीक है, यातायात नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मानव के व्यापार होना चाहिए था। ठीक है, क्या होगा, तो मानव के व्यापार होना चाहिए था। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, मूल अधिकार से ये प्रश्न है और आप लोगों को मूल अधिकार पढ़ना है अच्छे से, कई बार बता चुका हूँ। क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी, बलात् श्रम, बधुआ मजदूरी, देह व्यापार आदि पर क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया। अनुच्छेद 23 और क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है और ये दोनों आपको याद रखना है। 23 और 24 ये दोनों अधिकार आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये भी प्रश्न है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि कौन सी अनुसूची में, आप लोगों को बताया ना कि भाग, अनुसूची, स्रोत, प्रस्तावना, मूल अधिकार, निदेशक तत्व, राष्ट्रपति, संसद, ये वाले चैप्टर आपको खूब अच्छे से पढ़ डालने हैं। आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे पूछ रहा है भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में। ठीक है, क्या हो रहा है, तो आधिकारिक भाषाओं की बात हो रही है। ठीक है, आधिकारिक भाषाओं की बात हो रही है, तो कहाँ पर हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे 8वीं अनुसूची में। ठीक है, कहाँ पर, 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में अगर हम लोग बात करें तो पहले कितनी भाषाएं थी, तो पहले 14 भाषाएं थी। वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। ठीक है, पहले कितनी भाषा थी, तो 14 भाषा थी और अभी वर्तमान में कितनी भाषा है, 22 भाषा है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये
क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रख लो। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, पढ़ लो, 2-3 बार दोहरा लोगे तो काम हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में अगर हम लोग बात करें तो क्या है, तो 22 मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, इनमें से 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो पहले 14 भाषाएं थी, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, 1967 में क्या किया गया, तो 1967 में अगर हम लोग बात करें तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 71वें संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है, 3 भाषा और जोड़ी गई। कौन सी, तो नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को 1992 में जोड़ा गया। और फिर 2003 में 4 भाषाओं को और जोड़ा गया। कौन कौन सी 4 भाषा है, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, अगर और यहाँ पर एक अनुच्छेद आपको दिया गया, ये अनुच्छेद आप याद रखना। अनुच्छेद कौन सा है, 343। 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है अनुच्छेद 343, कह रहा है संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये चीजें याद रखेंगे, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, उनको आप विशेष रूप से याद रखोगे। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में किसके बारे में है, 10वीं अनुसूची बताइएगा। अनुसूची आपको पढ़ना है अच्छे से। 10वीं अनुसूची की बात करेंगे, 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, आंसर कर दोगे तो आप आंसर कर दोगे दल बदल का। ठीक है, किसका, दल बदल का। और दल बदल को या फिर कहें 10वीं अनुसूची को किस संशोधन से जोड़ा गया, तो आप आंसर करोगे 52वां संशोधन 1985 है। ठीक है, कौन सा, तो 52वां संशोधन 1985 है और इसके द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल को जोड़ा गया। ठीक, यहाँ पर देखो आप, अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, तो 52वां संशोधन हो जाएगा 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल को जोड़ा गया। ठीक है, 52वां संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल को जोड़ा गया। क्लियर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय ध्वज से भी कई बार प्रश्न बन चुका है कि राष्ट्रीय ध्वज में जो राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात है, तो अनुपात कितना है। ठीक है, आपसे रेशियो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात है वो कितना है। ठीक है, इसके अलावा तीलियों की संख्या पूछी जाती है कि कितनी तीलियां हैं। ठीक है, तीलियों की संख्या और रंग पूछा जाता है, तो तीलियों की संख्या आपको पता है 24 है। तीलियों का रंग आपसे पूछा जाए तो आप नीला कर देते हो, नीला है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया, तो आप कहोगे 22 जुलाई 1947 को। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, और पूछा भी गया है कि राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या 19 है। ठीक है, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको अधिकार है कि आप अपनी राष्ट्रीय भावना को अभिव्यक्त कर सकते हो। और व्यक्त कैसे करोगे, राष्ट्रीय ध्वज को फहरा करके। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, यहाँ पर देखो, अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 19 के तहत आपको 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और इन 6 स्वतंत्रताओं को आपको याद रखना है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 19 का के तहत, ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है, जो कि आपको याद रखना है। 19 का के तहत विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता की आप शांत जो है विचार व्यक्त कर सकते हो। 19 खा के तहत आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है, शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हो। 19 गा के तहत आपको संज्ञा संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। घा के तहत अगर हम लोग बात करें तो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आपको भ्रमण करने का अधिकार है। ठीक है, अंगा में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के किसी भी राज्य में जाकर के, किसी भी क्षेत्र में जाकर के आपको निवास करने का अधिकार है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो चा में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो व्यापार और कारोबार करने का अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो काम और व्यापार या रोजगार करने का अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। अब ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हम लोग करते हैं, पॉलिटी के बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चंस करते हैं। और आप जब एग्जाम दोगे तो फिर आप देखोगे कि ये जो सेशन डेली आप कर रहे थे आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। सेशन पसंद आया हो तो आप लोग सभी मेरे भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें।
तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।